Assalamu alaikum, Ababil One English language course. I hope you're all doing well and I hope कि आपको जो स्क्रीन और जो वॉल्यूम है वो क्लियर है और कहीं पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है. इन केस अगर कोई डिस्टॉर्शन है तो आप मुझे बता सकते हो. Okay, so today we are going to study auxiliary verbs in detail. ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हमें पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स का क्या रोल है? ऑक्सिलरी वर्ब्स एक सेंटेंस में आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, इवन द टेंसेस, आप जो कुछ स्टडी करते हैं उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये है कि वो इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको मीनिंगफुल बनाए और जो मैसेज आपने कन्वे करना है वो क्लियर एंड एक्यूरेट हो. तो यही पर्पस ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं एक सेंटेंस में, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है. मेन वर्ब जो ईट, ड्रिंक, वाटर्ड, प्लांटेड, प्लेड, विल प्ले, जंप, लाइक जहाँ पे भी चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, जिस भी फॉर्म में वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब, उसकी हेल्प के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं. अगर सेंटेंस में आपने मेन वर्ब यूज किया और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब आना है और आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या आपको आइडिया नहीं होता कि यहाँ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आना है, तो आप उस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि उसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होता, वो सेंटेंस इनकरेक्ट होता है टेंस के अकॉर्डिंगली भी और मीनिंग के अकॉर्डिंगली, विच मीन्स एक्यूरेट नहीं होता और फ्लुएंट भी नहीं होता, क्योंकि वो मीनिंग भी उसमें जो है वो गलत हो जाता है. हमारे जो 3 मेजर कैटेगरीज हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की, वो है बी, हैव और डू. ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर सब कैटेगरी, सब टाइप्स जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स की आ जाती हैं टेंसेस के अकॉर्डिंगली. आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब बताता क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब आपको ये बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रामर वी आर गोइंग टू यूज विद इट, मतलब कि हम कौन सा टेंस यूज करेंगे. ग्रामर में टेंसेस ही हैं जिनको हम यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं और उनमें हम वर्ब्स यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं, नाउन्स यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स यूज करते हैं. सो टेंसेस जो हैं वही ग्रामर में बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपने ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करके ये बताना है कि ये कौन सा टेंस यूज हो रहा है. बी में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं? ये मेजर कैटेगरी है. इसको आप कह सकते हैं कि बी जो है वो एक ह्यूज बड़ी अम्ब्रेला है. उसके अंडर इज, एम, आर, वॉज, वर और विल आ जाता है. साथ साथ हम इसकी नेगेटिव भी देखेंगे और नेगेटिव की कॉन्ट्रैक्शन भी देखेंगे. am not, is not, isn't, are not, aren't. ये हो गया आपका प्रेजेंट में. पास्ट was, were, was not, wasn't, were not, weren't. और फ्यूचर है will not और उसकी कॉन्ट्रैक्शन है won't. तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है इनके लिखने का पर्पस ये है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए. ठीक है, so you have to work on the pronunciation as well. is, am, are, was, were जो है वो आपका, और will जो है वो will आता है be के साथ. ठीक है, हमने जो प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें आप is, am, are प्रेजेंट में यूज करते हैं, was, were आप पास्ट में यूज करते हैं और will be जो है वो आप फ्यूचर में यूज करते हैं with verb plus ing. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, आपने इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में देख लेना है. ठीक है, वुड जो है वो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. वुड जो है वो बेसिकली विल का पास्ट होता है. ठीक है, पास्ट में जब आप विल को यूज करते हैं तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है. और वुड नॉट जो है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो है वुडंट. तो ये बी जो है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में कर चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि हर जब हमने
सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस किया था, तो उसमें मैंने आपको ये बी फॉर्म जो है टू बी ये एक्सप्लेन कर दी थी कि प्रेजेंट में जाके ये इज एम आर बन जाती है, पास्ट में ये वॉज वर होती है और फ्यूचर में विल होता है, ठीक है। और इसको जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका एक और यूज क्या है, बी जो है वो पैसिव सेंटेंसेस में यूज होता है। थैंक यू मिस्टर हामिद। ओके, बी जो है वो पैसिव सेंटेंसेस में यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। हम एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस का एक सेपरेट सेशन डिटेल में करेंगे, जिसमें मैं आपको सारी एग्जांपल्स और टेंसेस के बारे में बता दूंगी कि एक्टिव पैसिव जो है वो कैसे यूज होता है और कैसे बनता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। अभी टू बी के लिए हमने आपको यहाँ पे बताना है, जब आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का दूसरा नाम है पास्ट पार्टिसिपल। पैसिव का क्या मतलब है? पैसिव सेंटेंस में ये होता है कि आप जो मेन फोकस होता है, जो मेन अटेंशन होती है सब्जेक्ट के ऊपर, वो उठ के एक्शन के ऊपर चली जाती है। पैसिव सेंटेंसेस में आपका मेन फोकस एक्शन होता है, जो एक्टिविटी होती है, ठीक है। जो आपका एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट जो है वो फोकस ऑफ अटेंशन होता है। अब जब आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट लंच, I is the subject, eat over here is your verb and lunch over here is your object. मैं generally आपको यहाँ पे एक हल्का सा आइडिया एक्टिव पैसिव का दे रही हूँ, इसको हम बाद में डिटेल में करेंगे। हमने to be का यूज देखना है यहाँ पे। Lunch is eaten by me. So is जो आपका to be auxiliary verb है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि ये simple present tense है और simple present tense में आपने is am are यूज करना है जब आपका सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लंच जो है वो आपका सब्जेक्ट बन गया है और ईटन जो है मेनली वो अब हमारा फोकस ऑफ अटेंशन है। लंच इज ईटन बाय मी, सो व्हाट इज हैपनिंग इन द पैसिव, द मेन फोकस इज योर वर्ब। और आपका जो आई है वो बी में कन्वर्ट हो गया है, ये चेंजेस भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई एट लंच, लंच वाज ईटन बाय मी। आई विल ईट लंच, लंच विल बी ईटन बाय मी। तो यहाँ पे इज एम आर वॉज वर जो है वो और विल जो है वो पॉजिटिव सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंगली यूज हो रहा है, आर भी यूज होगा, वर भी यूज होगा, ठीक है। तो पैसिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट में was were प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फ्यूचर में जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो will be प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। So this is another use of be, और ये डिटेल में हम एक नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अब आ गया है do। do जो है वो as it is do भी यूज होता है, does उसकी दूसरी फॉर्म है और did उसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। So इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या आएगा नेगेटिव में? do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't। प्रेजेंट सिंपल में हम डू और डज यूज करते हैं, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन इन्होंने साथ लिखी हुई है। सब्जेक्ट के साथ जो है या तो डोंट आता है या फिर डजंट आता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है उसके बाद, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या इंफिनिटिव। क्योंकि हम यहाँ पे डू, डज और डिड का यूज देख रहे हैं, तो आपका डू, डज और डिड हमेशा या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है या फिर क्वेश्चन सेंटेंस में यूज होता है। इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस ही बना रहे हैं, ये देखने के लिए कि डू जो फॉर्म्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं। I don't drink juice, do I drink juice, do I not drink juice। पर्सनल प्रोनाउंस जो I, we, you और they है उसके साथ आप don't यूज करेंगे, और पर्सनल प्रोनाउन he, she, it के साथ आप doesn't यूज करेंगे। So he, she, it बेसिकली यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ आपने does not या doesn't यूज करना है। अब है did not, उसका शॉर्ट फॉर्म है didn't।
ये यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, और हमने ये डिस्कस किया था कि सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता है कि हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, लेकिन जैसे ही डिड जो है वो सेंटेंस में आता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भाग जाती है, और उसके साथ डिड के साथ हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। डू के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। डज के साथ हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। सो आई डिड नॉट ड्रिंक हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट में बेसिकली था आई ड्रैंक जूस, उसको जब आपने नेगेटिव किया तो हो गया आई डिड नॉट ड्रिंक जूस। डिड आई ड्रिंक द जूस और डिड आई नॉट ड्रिंक द जूस, डिडंट आई ड्रिंक द जूस। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी हमने यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर है, क्योंकि ये हम सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट इज हैव। ये हमारा थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब की मेजर जो है ना वो एक अम्ब्रेला है, ठीक है। पहली अम्ब्रेला थी टू बी, सेकंड थी डू, और थर्ड है हैव, द बिग अम्ब्रेला। हैव के नीचे आपके लिए आ जाता है हैव, हैज एंड हैड। हैव नॉट, haven't, has not, hasn't, had not, hadn't. Please focus on your pronunciation of these contractions. Auxiliary verb have जो है वो हमेशा perfect tense में यूज होता है, चाहे वो present है, past है या future है। present में आप subject के साथ has और have लगाते हैं, प्लस third form of verb जिसको आप past participle कहते हैं। past में आप लगाते हैं subject के साथ had प्लस past participle, एंड फ्यूचर में अगेन सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब हमने ये देखना है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल जो है उसके साथ हैव लगता है, और ही शी इट जो है उसके साथ हम हैज लगाते हैं। जैसे ही शी इट को हमेशा कोई प्रॉब्लम होता है, वो कहता है कि मैं जो सेपरेट हूँ, मेरा जो है ऑक्सिलरी वर्ब भी सेपरेट होगा। तो ही शी इट जो है उसको जो है हम एक सेपरेट जो है ना वो इट्स मोर लाइक क्वीन एंड किंग, जो कहते हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सबसे सेपरेट होनी चाहिए। तो इसको जस्ट याद रखने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। सो ही शी इट जो है वो उसके साथ आप हैज यूज करते हैं। अच्छा, द बेस्ट पॉइंट इज कि आपका जो पास्ट परफेक्ट है उसमें आपने सब पर्सन्स के साथ हैड यूज करना है, और जो आपका फ्यूचर परफेक्ट है उसमें आपने सब पर्सन्स के साथ विल हैव यूज करना है। ये हम इन डिटेल टेंस करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक हमने ऑक्सिलरी वर्ब डिस्कस करना है इसलिए आपको इसके यूजेस पता होने चाहिए। दैट हैज, हैव एंड हैड इज यूज्ड इन परफेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में सारे वर्ब्स आ जाते हैं, चाहे वो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो। आगे जाके आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के भी 3 डिटेल्ड सेशंस हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसे यूज होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब को हेल्प करता है, और द एक्शन हैपन चाहे वो पास्ट में एक्शन हुआ है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो ये जो है ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी एंड ऑक्सिलरी मेनली ये जस्ट सारे इस अंडर द मेजर अम्ब्रेला ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स के आ जाते हैं। हैव और हैड किस में यूज करता है समझ नहीं आई। ये आपका है हैव, जो कि आपका मेजर ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। मेजर मेन अम्ब्रेला, मेन हेडिंग है। उसके नीचे आपका आ जाता है हैव, हैज और हैड। 3 ये जो है हैव की टाइप्स हैं, क्योंकि हैव इटसेल्फ आएगा। आप हैव, हैज और हैड जो है वो परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। प्रेजेंट में आप हैज और हैव यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, पास्ट में आप हैड यूज करते हैं, और फ्यूचर में आप विल हैव यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ये आगे हमने इन डिटेल ये सारे जो ये वाले टेंसेस हैं ये करने हैं, आपकी रिवीजन उसमें हो जाएगी। सो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज यूज करेंगे, और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आप हैव यूज करेंगे। पास्ट में हैड आएगा सब पर्सन के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन।
और फ्यूचर में विल हैव आएगा सब पर्सन्स के साथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और आपकी हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, या फिर वो फ्यूचर। तो ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। एंड इसमें आगे फर्दर ऑक्सिलरी वर्ब्स की ही डेफिनेशन दी हुई है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है क्या तो वो अपनी शक्ल चेंज कर लेता है या फिर वो एक और वर्ब की हेल्प करता है। बी के लिए इन्होंने लिख दी है कैन, कुड, फिर ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कैन एंड कुड, फिर डू आ गया है, हैव आ गया है, फिर मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल एंड वुड, ये सब आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हम आगे करेंगे। ये इन्होंने एग्जांपल्स यहाँ पे दे दी हैं जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। अच्छा जी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट वर्ब्स होते हैं, और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट वर्ब्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जब सिंपल टेंस किया था जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किया था, फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इसी में अगर आपका मेन वर्ब चला जाता है तो आप इज, एम, आर यूज करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम हैप्पी, पास्ट में आप कहते हैं आई प्लेड क्रिकेट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है सिंपल पास्ट टेंस में। हो सकता है कि सिंपल पास्ट टेंस में कभी ऐसा हो कि आपका मेन वर्ब जो है वो गायब हो जाए और आप ऑक्सिलरी वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस में यूज करके मेन वर्ब बना दें। was were, he was intelligent, they were beautiful girls। so यहाँ पे was और were जो है वो as मेन वर्ब आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो सेंटेंस में एज मेन वर्ब्स आते हैं और वो हमेशा इंडिपेंडेंट वर्ब्स होते हैं। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं मेन वर्ब के ऊपर। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कभी सेंटेंस में अकेले नहीं आते, उनको हमेशा एक वर्ब की जरूरत होती है। Auxiliary verbs come with the main verb and they also stand alone in the sentence as the main verb. But modal auxiliary verbs come with the main verb and they do not stand alone in the sentence as the main verb. For example, she is smiling, she is happy, she was happy, they are happy, we were happy. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके is, am, are, was, were जो है वो as main verb आ रहे हैं. So they are independent. They are not afraid. वो आराम से जो है किसी भी सेंटेंस में जब उनकी जरूरत होती है तो वो मेन वर्ब की जगह आ जाते हैं और वो मीनिंग कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो बहुत डरपोक हैं। वो कहते हैं कि हमने तो सेंटेंस में जो है हमेशा मेन वर्ब के साथ आना। will, shall, should, may, might, can, could। और भी हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, वो हम जब डिटेल में करेंगे तो फिर हम कवर कर लेंगे। आई विल गो टू स्कूल, अब आप देखिए विल जो है वो मॉडल है और उसके साथ गो जो है वो वर्ब आ रहा है। he may come here, may is your model auxiliary verb और उसके साथ come जो है वो main verb आ रहा है। you could have done this, you could do this। लेकिन लास्ट सेंटेंस जो है उसमें हमने चेक करने के लिए कि अगर मेन वर्ब गायब हो जाए तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्या हाल होता है। you could this, what, you could this, what is this। इनकरेक्ट है, इसमें कोई मतलब नहीं समझ आ रहा कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहना चाह रहा है। इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं और ये बहुत ही डरपोक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ठीक है, ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनको आप मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। पर्पस इनका यही होता है कि इन्होंने सेंटेंस में जो है कोई एडिशन देनी होती है या कोई स्पेसिफिक मीनिंग देना होता है मेन वर्ब को। और मॉडल वर्ब्स जो हैं उनको अच्छा जी, ये आपके सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, ऑट टू। द प्रोनाउंसिएशन इज ऑट। आपका GH यहाँ साइलेंट है, ये मैं डिटेल में आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँ। नीड, हैव टू एंड वुड, ये इनकी सब आगे इन्होंने यूजर्स लिखती हैं, आप इनको गो थ्रू करेंगे। जस्ट
go through this, because जब हम model auxiliary verbs in detail करेंगे तो ये सारा कुछ clear हो जाएगा. तो आप इनको generally देख सकते हैं कि इनके क्या क्या uses हैं. कोई word समझ नहीं आता उसको dictionary में search करेंगे इसका क्या meaning है. Try to think about these model auxiliary verbs. आगे हम ये in detail कर लें. इन्होंने further इनकी uses यहाँ बता दिए हैं. Can जो है वो ability या permission के लिए use होता है. Probability का मतलब होता है कि किसी भी एक्शन के होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं. क्या प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है या प्रोबेबिलिटी बहुत वीक है या प्रोबेबिलिटी एवरेज है. लाइक आइदर इट इज स्ट्रांग और इट इज वीक. लाइकलीनेस किसी एक्शन के होने की कितनी है. इज इट लाइकली टू हैपन और इज इट अनलाइकली टू हैपन. सो कैन में जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है. कुड पास्ट एबिलिटी शो करता है. पास्ट परमिशन. कुड जो है वो कैन का पास्ट है, पास्ट फॉर्म है. ठीक है, इसलिए ये पास्ट में यूज होता है, पास्ट को शो करता है. मे प्रोबेबिलिटी जस्ट 50% है किसी भी एक्शन के होने के चांसेस. परमिशन के लिए यूज होता है. माइट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि उसमें एक्शन के होने के चांसेस बहुत कम है. ये एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको डिटेल में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के सेशंस में करवा देना. मस्ट प्रोहिबिशन के लिए यूज होता है कि किसी चीज से मना किया जाता है स्ट्रिक्टली और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% है. शुड जो है वो एडवाइस के लिए यूज होता है. विल जो है वो प्रेडिक्शन शो करता है फ्यूचर के लिए. और विल आप तब यूज करते हैं जब आपने कोई डिसीजन एकदम से करना होता है. ये इन डिटेल हमारा उस सेशन में है, लेकिन इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई विल ईट पिज्जा. सो which means कि मैं अभी ही कुछ देर में पिज्जा खाने लगी हूँ. तो वो ज्यादा देर एक्शन में नहीं होती. आप विल तब यूज करते हैं कि जब एक्शन जो है अभी होने लगता है. यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, इट्स वेरी हॉट टुडे, आई विल ओपन द विंडो. सो मैं बस विंडो जो है वो ओपन करने लगी हूँ. इमीडिएट एक्शन, स्पॉन्टेनियस डिसीजन के लिए विल यूज होता है. अच्छा जी, ये आपकी एक असाइनमेंट है. अगर ये मैं एक्चुअली वो साउंड जो है वो चेक कर लूं कि मैंने वो ऑन की है. आई होप कि ये जो हमने आज टॉपिक कवर किया है इसकी आपको जो है वो क्लियर हो गया. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज जो है इंशाल्लाह देन व्हेन वील स्टार्ट विद द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो भी आपको कवर हो जाएगा. इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं. ये मैं ऑडियो आपके लिए प्ले करने लगी हूँ. प्लीज लेट मी नो दैट द वॉल्यूम इज क्लियर. Track 1.3. Argue. Complain. Encourage. Persuade. Insist. Greet. ग्रेट. ये आपको यहाँ पे तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी हमने प्ले करना होता है क्योंकि ये आपके सेशन का पार्ट है. आपको ये ऑडियो जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी. अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि आपको अगर मैं 2 ऑडियोज दूं तो इज इट फाइन विद यू अगर आपको मैं एक से ज्यादा ऑडियो दूं होमवर्क के लिए, तो आप दोनों जो है उनकी प्रैक्टिस करें. प्लीज से यस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन 2 ऑडियोज, बिकॉज दोनों ऑडियोज जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी. ग्रेट. अब हम सेकंड ऑडियो भी सुन लेते हैं और फिर ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर कर. Track 1.4. 1. You argue with someone when you don't agree about something. 2. You complain when you're not happy about something. 3. You encourage someone when you say good things about what they want to do. 4. If you persuade someone, you make them agree to do something. 5. If you insist on something, you say that something must happen. 6. You greet someone when they arrive at a place. अच्छा, ये जो दोनों ऑडियोज हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं. जो ऑडियो फर्स्ट है उसमें सिर्फ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो वो बोलते हैं, और जो नेक्स्ट ऑडियो है उसमें उन वर्ड्स की डेफिनेशंस हैं. ठीक है,
सो ये मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में 10:30 हाँ जी 10:30 के बाद शेयर कर दूंगी and then you're going to listen and repeat and you can listen and write as well or you can listen and summarize as well. Both the audios जो हैं उनकी अगर आप एक summarized form में एक ऑडियो शेयर करेंगे या रिटन में जितना मैक्सिमम काम करेंगे उतना ज्यादा आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने किन डिफरेंट वेज से इंग्लिश को यूज करना होता है. या तो आपने जस्ट रिपीट करना है उसको एज इट इज या फिर उसको आपने समराइज करना होता है, उसकी जो मेन आइडिया है उसको पिक कर लें या जो उसमें डेफिनेशंस दे रहे हैं उनके बारे में बात कर लें या फिर एक पैराग्राफ इसके बारे में कुछ राइट कर लें. मतलब यू कैन राइट इट, टॉक अबाउट द ऑडियो इन एनी वे यू लाइक, इन अ वे कि आपकी मैक्सिमम इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन की और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रीहेंशन, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन, कि आप उसको समझ के अंडरस्टैंड करके डायरेक्ट मतलब एज इट इज रिपीट करें या फिर अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करें. जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो स्टूडेंट्स अपनी सबमिट कर रहे हैं असाइनमेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो नेचुरली डिफरेंस देख लेंगे कुछ दिनों बाद. वो कंटिन्यूअसली जो करते हैं उनको इसका फायदा होता है. So try to send your assignments and get your feedback. That is all for now. I hope the session was clear and tomorrow we'll meet again inshallah with a new topic. अगर आपके mind में कोई topic है जो कि आप चाह रहे हैं कि मैं आपको cover करवाऊं, हो सकता है कि वो मेरी जो अबाबील का कोर्स आउटलाइन है उसमें एड अप हुआ हो या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप चाह रहे हैं कि हम ऐड कर लें. So just let me know and then I'm going to prepare the session for you. Take very good care of yourself and stay happy. Allah Hafiz and bye-bye.